हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो सभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस कि बीच में कुछ दिन डिले हो गया। एक्चुअली 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी और फिर आपको पता ही है सीबीएसई का रिजल्ट भी आया तो बहुत अच्छा आया सीबीएसई का रिजल्ट। तो उसी के सेलिब्रेशन में बस 1-2 दिन लग गए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब आप दोनों की जो बच्चों की आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीछे से स्टार्ट कर लो सर पहले, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जैसा चल रहे हो वैसे ही चलते रहो सर, आगे से ही रखो। तो दोनों की प्रॉब्लम को मैंने एक सॉल्यूशन क्या निकाला है कि आप लोगों के लिए मैं एक दिन में 2 पेपर आपसे सॉल्व करूंगा। एक पीछे की साइड से चलेगा और एक नॉर्मल जैसे अभी हम लोग चला रहे हैं आगे की साइड से कंटिन्यूसली वैसे चलता रहेगा। तो उसमें आप सभी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेपर नंबर 32 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मतलब कल की डेट में जैसा कि कल 16 है तो 16 जुलाई को आपको 2 पेपर्स मिलेंगे। पहला पेपर वही आपको 11:30 बजे लाइव दिखेगा, दूसरा पेपर आपको 4 बजे लाइव दिखेगा। और 5 मिनट का ज्ञान जो केमिस्ट्री है, 5 मिनट केमिस्ट्री है जो बेसिकली अगर कल लेक्चर वो आ जाता है तो वो 5 बजे आपको वो लेक्चर लाइव दिखेगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O प्लस Cu2S। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने 5 मिनट केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इस कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर मैटी। दिस इज कॉल्ड द कॉपर मैटी। मैंने आपको बताया भी था उसके अंदर। आप चाहे 5 मिनट केमिस्ट्री में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं गाइस, ये एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, बेसिमराइजेशन। ठीक है ना, बेसिमराइजेशन होता है। बेसिमराइजेशन किस लिए करते हैं, कॉपर मैटी से हम लोग ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो Cu2O प्लस Cu2S से क्या बनता है गाइस, Cu प्लस का SO2 बनता है। क्लियर? Cu प्लस का SO2 बनता है। तो ए ऑप्शन इसके अंदर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो ये बन जाएगा। तो दिस कॉपर इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। क्लियर? तो कॉपर मैटी से ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करना है। बेसिमराइजेशन बेसिम ईयर में हम लोग करते हैं इसको। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन है अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है तभी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, पहला ऑप्शन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द ग्रुप अल्काइल ग्रुप C4H9। तो पहले तो C4H9 बना लेते हैं बेटा। 1 2 3 और एक 4। 1 2 3 हाइड्रोजन। 1 2 3 2 5 6 7 8 9। क्लियर? C4H9। अच्छा, आगे कोई इसने बॉन्ड दिया हुआ है खाली। क्लियर? तो अब इसका देखो कौन कौन सा बनेगा। अब 4 में तो एक ही हो गया, अब 3 की चेन बना लो। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एक 3 की चेन बना दी। ये आगे वैलेंसी मैंने खाली छोड़ रखी है। क्लियर? चाहे तो आप इसको मतलब आगे बॉन्ड इसने कुछ वैलेंसी खाली छोड़ दी। तो 1 2 उसके बाद क्या करो, इसके अंदर एक और पॉसिबल है, ये CH3 यहाँ भी आ सकता है। देखो नो नो हाइड्रोजन ही मेरे को रखने हैं। तो 3 2 5 3 8 और 2 10 10 हो गए यहाँ पर गाइस। तो ये नो रखने हैं यहाँ पर मुझे। ठीक है ना, C4H9 बोला है ना। तो 3 2 5 3 8 और एक 9। 3 2 5 7 और 3 10 हो गए इसमें भी। यहाँ पर भी एक क्या कर दो, CH कर दो। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये कितने हो गए, 3। अब और कौन सा बन सकता है, 3 3 6 और 3 9। क्लियर? ये बन गया। तो 4 हो गई। 1 2 3 और एक चौथा 4। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है विच व्हाट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन बॉइलिंग टॉलिन एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है भाई, बॉइलिंग टॉलिन के अंदर, टॉलिन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर CH3। इसके अंदर मैंने Cl2 पास करवाया तो ऑब्वियस सी बात है ये एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, HCl बना लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2Cl।
अब इसने इसको हाइड्रोलिसिस करवा दिया इसका, तो आपको पता है ये हाइड्रोलिसिस करके क्या बना लेगा, ये बताओ। ये बना लेगा CH2OH। इसको क्या बोलेंगे, CH2OH को क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो ऑर्थोक्रिसोल इसने बोला, ठीक है। पैराक्रिसोल भी लोग बोला, बेंजाइल अल्कोहल बोला, तो दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। डी ऑप्शन बेटा यहाँ पर मैच कर गया, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, यही बनेगा यहाँ पर। क्लियर, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इतना, ठीक है। KSP दे दिया बेटा AgCl का आपको 1.8 इंटू 10 की पावर -10। अब precipitation of AgCl will occur only when equal volumes of which of the following solutions are mixed। इसने बोला AgCl का precipitation कब occur होगा। अब देखो प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, QIP निकालते हैं, आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 केसेस करते हैं बेटा। अगर QIP हमारा ज़्यादा हो जाए KSP से, तो हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन अक्कर होता है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन अक्कर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या करें, इनमें सब में QIP निकाल लो इसका। पहले वाले का आ रहा है कितना, -8, ये ज़्यादा है पहले वाला। दूसरा -14, तीसरा -10, चौथा -20। तो पहले वाला सबसे पहले वाले केस में ज़्यादा आ रहा है, तो फर्स्ट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन। ये हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। बेंजीन दिया हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है OCH CH3 ट्वाइस। अब देखो HCl क्या है, एक एसिड है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल माइनस है, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर H+ को निकाल लेगा यहाँ से, और ये बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कैसा हो गया, देखो सीन कैसा बन गया। यहाँ पर O के पास H आया, पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ CH3 ट्वाइस, और अब साथ में क्या बचा हुआ है, Cl-। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ये न्यूट्रल हो गया का, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl किसके ऊपर अटैक कर जाएगा, इसके ऊपर। तो मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ पर बना क्या बेटा, ये फिनोल बन गया, साथ में CH3 ट्वाइस CHCl। क्लियर, ये बन गया। तो देखो CH3 ट्वाइस CHCl एंड मेटाब्रोमोफिनोल, बिल्कुल ब्रोमीन तो लगा ही हुआ था, सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन हमने देखा नहीं, ब्रोमीन तो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो मेटाब्रोमोफिनोल पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो ए ऑप्शन ही सही देखना भी। तो अगला क्वेश्चन है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम इतना इतना, ठीक है, इनटू 100 सेकंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, अभी इनिशियल फाइनल दोनों दे रखी है, और अपने को रेट कांस्टेंट निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा दे K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम T log इनिशियल अपॉन फाइनल। क्लियर, या फिर एक ट्रिक भी है, मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है कि आप हमेशा याद रखना, अगर इनिशियल फाइनल वैल्यूज का डिवीजन जो है अगर वो 2 की पावर में आता है, तो हम लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे इसमें, जो ए फाइनल होता है वो होता है A0 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। और ये जो n होता है ना, ये n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और ये n इंटू टी हाफ इक्वल टू होता है टी टाइम, ठीक है ना, इक्वल टू होता है टी टाइम। क्लियर, तो बस ये फॉर्मूले आपको दो याद रखने हैं। अब देखो जैसे फाइनल इसने कितनी दे दी है, 50 इक्वल टू A0
इनिशिया कितनी दे दी 800, 2 की पावर n, तो यहाँ से 2 की पावर n कितना हो जाएगा 800 अपन 50 हो गया 16, तो यहाँ से n इक्वल टू आ गया 4, क्योंकि 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 आ गया। अब n इंटू टी हाफ इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ हाफ लाइफ निकाल लूंगा। हाफ लाइफ कितना आ जाएगा 200 अपॉन 4, 50 आ गया। तो 50 सेकंड क्या आ गया अपना हाफ लाइफ आ गया बेटा, ठीक है। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ से के निकल जाएगा, के इक्वल टू कितना आ गया 0.693 अपॉन 50, तो 0.7 अपॉन 50 करना है, तो इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई 50, 0.013 आ गया। तो ये आ गया 0.01386, ये आ गया 1.386 इंटू 10 की पावर -2। तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर गया ये, क्लियर। चलिए, तो आप इससे ज़्यादा सिंपल पड़ता है जो ट्रिक बताइए वो छोटा मेथड है, तो बस याद रखना वो तभी काम आएगा जब 2 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज, डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो हमें पता ही है लिथियम, लिथियम के बाद अब देखना लिथियम जो होता है ना डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या होती है डेंसिटी के ऑर्डर में गाइस, आपको याद भी होगा कि ग्रुप 1 के अंदर सोडियम जो होता है कायदे से तो सोडियम की पोटेशियम से हमें कम लगती है, बट पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम के कंपेयर में, तो पोटेशियम जो है Li के बाद के आएगा, फिर Na आएगा, फिर Rb और फिर Cs, क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल सही है, एक्सेप्शनल केस है, आपको याद भी होगा, क्लियर। तो ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, H3PO3 ट्राई बेसिक एंड रिड्यूसिंग, H3PO3 स्ट्रक्चर बनाए अगर H3PO3 का OH लगाएंगे, एक और OH लगाएंगे, एक H, तो इसके अंदर कितनी इसकी बेसिसिटी कितनी है गाइस, इसकी बेसिसिटी है, बेसिसिटी कैसे देखते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है। कितने OH माइनस आयंस है यहाँ पर 2, तो बेसिसिटी इसकी कितनी होगी 2, बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब ये डाई बेसिक होगा, जबकि पहले ऑप्शन में क्या लिख रखा है ट्राई बेसिक, तो करेक्ट बताना है तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, दूसरा H3PO3 ट्राई बेसिक गलत, H3PO3 डाई बेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग, बेटा रिड्यूस तो हो सकता है कैसे भाई, इसमें अगर स्टेट निकालूं इसकी मैं तो ये आ गई अपनी +3, तो रिड्यूस हो सकता है, तो चलो ये भी गलत, तो H3PO3 इज डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन मिसिबल मिक्सचर ऑफ C6H6 प्लस CaCl3 कैन बी सेपरेटेड बाय, बेटा डिस्टिलेशन से, क्यों बेंजीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड फॉर्म में होता है, दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन काम आता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है, यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ओके। तो हमने बोला H3BO3 BOH इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो आपको पता ही है क्या करेगा, ये बना लेगा BOH होल 4 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस, ये माइनस को चाहे ब्रैकेट के बाहर लगा लो, ये बनेगा। अब देखो इसने बोला इनमें से इंडिकेटर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, कि ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से यूज तो होगा इनमें से किस मीडियम में रखने पे, अगर देखो मैं ग्लिसरॉल की बात करूँ, ग्लिसरॉल होता है गाइस CH2OH, CH2OH, तो ये क्या करता है देखना बेटा, ये यहाँ पर OH 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 4 OH लगा दिए माइनस का, अब यहाँ से क्या होता है वाटर रिलीज कर देता है, यहाँ से क्या रिलीज कर देता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ये ग्लिसरॉल यहाँ भी जुड़ा होगा,
ठीक है, यहाँ से भी ये वाटर रिलीज कर देगा। तो ये वाटर रिलीज करके क्या बन जाएगा, अब देखो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, OCH2। अब ये स्टेबल बन गया, पहले ये क्या था, इट इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। अब ये क्या हो रहा है, ये स्टेबल बन जाता है। तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि सिस ग्लिसरॉल ट्रांस ग्लिसरॉल में तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, और साथ में कैटिकॉल, कैटिकॉल दोनों ही क्या है, ये हमारे इस तरह के वाटर रिलीज करके स्टेबल कंपाउंड बना दे, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। ट्रांस में इसलिए नहीं हो सकता है, ट्रांस ग्लिसरॉल कैसा होगा गाइस, CH2OH, और एक CH2 में कहाँ लगा होगा OH, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा, तो इसलिए ये होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा अपना, दिस इज अवर आंसर B एंड C। क्लियर, डी हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। पहला अगर देखो COEN3, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, पंखिया याद रखो, पंखे से याद रखो। पहला जो है EN3 हेक्सा मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसका सिस फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू POS, तो पहला तो गलत। दूसरा ऑक्सलेट, ये भी क्या होगा, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। सिस फॉर्म अब इसने दे दिया किसका, COCl2En2+, इसका सिस फॉर्म देखिए एक बार, तो En2, ये भी 6 ऑक्टाहेड्रल, ये भी बेटा हो जाएगा क्या, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये सिस वाला जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉरी ये भी नहीं होगा। और इसका ट्रांस COCl2En, इसका देखो, इसका ट्रांस हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, अब जैसे ट्रांस लाओगे तो सेम लिगेंड अपोजिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सेम लिगेंड इज प्रेजेंट एट 180, ठीक है, देन POS इज प्रेजेंट, तो POS की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो इसका बोलो यही ऑप्शन आ गया अपना D। क्लियर, आप करके देख लीजिएगा। इसने बोला येलो डाई कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कपलिंग रिएक्शन बड़ी फेमस है बेटा। तो इसने बोला इन एसिड मीडियम विद X, तो हमें पता ही है बेटा एनिलीन जो होता है, एनिलीन, एनिलीन का जब रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ करवाते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और उसके आगे कपलिंग रिएक्शन करवाई जाती है। क्लियर। तो इसने पूछा था वो कौन सा कंपाउंड है जो एसिड के साथ लिया जाता है, तो एनिलीन होगा। तो बस यहाँ पे जो कलर आता है वो एनिलीन के बेसिस की वजह से आता है, जिसका कलर क्या होता है, येलो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन ले लिया या उसका कोई डेरिवेटिव भी ले सकते हो भाई, इसको रिएक्ट करा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बेटा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये वाला तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, किसमें होता है ये, अगर आपको याद हो, दिस इज गैटरमैन कोच सिंथेसिस। ये गैटरमैन कोच सिंथेसिस का क्या है, रिएजेंट है। गैटरमैन कोच सिंथेसिस का रिएजेंट है, तो गैटरमैन कोच से क्या बनता है अपना, बेंजल्डिहाइड बनता है। बेटा बना दो बेंजल्डिहाइड, बन गया बेंजल्डिहाइड, ए ऑप्शन आ गया। क्लियर, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आगे लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड भी यूज होता है, गैब्रियल थैलेमाइड भी होता है, दोनों होते हैं बेटा। तो दोनों होते हैं तो फिर अपना क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। सीरियम Z equal to 58 is an important member of the lanthanoid. Which of the following statement about cerium is incorrect? देखो, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर +3+4 बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। दूसरा मतलब सही है तो गलत हो गया ना, ये इसने इनकरेक्ट वाला पूछा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहली तो करेक्ट है।
दूसरा इसने लिखा था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन +4। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि जब ये +4 से इसकी +4 में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब सीरियम +4 में होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तब ये खुद क्या होता है, रेड्यूस होता है। ये रेड्यूस होकर किस में चला जाता है, +3 में। क्यों, +3 में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका मतलब सेकंड वाला पॉइंट भी सही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसने बोला सीरियम 3 स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं बेटा, सीरियम अभी मैंने बताया आपको +4 स्टेट में जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये अपना आंसर आ गया, स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या है, द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नोन इन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, ये भी अपना आंसर नहीं आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है CH3 CCl3। देखो बेटा, CH3 CCl3 इसका हाइड्रोलिसिस करवाया गाइस। तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, Cl की जगह क्या लगा देंगे, OH। तो ये COH होल थ्राइस आ गया। अब आपको पता ही है इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा कैसा होगा, इस स्ट्रक्चर इसका देखना, एक OH, एक OH, एक OH। अब आपको पता ही है जब एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो ये यहाँ से क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे एसिटिक एसिड बना। ठीक है। अब इसने बोला करेक्ट आंसर इज PKHCN का जो है वो PKACid2। तो अपने PKA का फंडा पता है, PKA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपको अब एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अब आपको चेक करना है कि एसिडिक एसिड और HCN में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोनों क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, बट हमें पता है कि जो एसिडिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू HCN के। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर HCN जो होगा उसका पीके ज्यादा होगा, क्योंकि वीक एसिड का पीके क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 1 इक्वल टू मोस्ट स्टेबल। ओके, तो पहले वाले को अगर नंबरिंग दे तो देखना ये प्लस चार्ज बीच में आ रहा है गाइस, प्लस चार्ज बीच में आ रहा है। अब देखो ये रेजोनेंस से यहाँ भी जा सकता है, मतलब इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो जब भी कुछ ऐसा बन जाए, इस तरह का कुछ बन जाए, देखना इधर भी रेजोनेंस जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ऐसा में तो ये तो क्या है, तमराज किलविश, अंधेरा कायम रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मतलब पहले वाले केस में, ए वाले केस में क्या हो जाएगा, क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा। क्रॉस कंजुगेशन से हम लोग बोलते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ती तो है बट एक्सटेंडेड के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, बट बी में देखते हैं, तो बी में क्या दिख रहा है, देखो ये रेजोनेंस पहले ऐसे जाएगा फिर आगे ऐसे जाएगा, मतलब इसके अंदर एक्सटेंडेड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है गाइस। ठीक है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अच्छा, पहले वाले में कार्बोकेटाइन कौन सा, टर्शरी कार्बोकेटाइन है बेटा। दूसरे वाले में कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, सिर्फ क्या टर्शरी कार्बोकेटाइन है ओनली। फोर्थ वाला अपन को दिख नहीं रहा, जहां तो मुझे दिख रहा है पिक्चर में, आई थिंक खाली सेकेंडरी होगा। तो पहला नंबर तो किसको देंगे, बी वाले को, तो बी वाले को फर्स्ट नंबर मिलेगा, ए वाले को सेकंड, सी वाले को थर्ड, डी वाले को फोर्थ। तो ए को सेकंड, बी को 1, सी को 3, डी को 4। ए ऑप्शन अपना मैच कर गया बेटा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए उसने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ BF इन BF3 इज इतना, वेयर एज CF इन CF4 इज इतना, द करेक्ट रीजन फॉर। ये तो बेटा हर बार ये पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। हमें पता ही है BF3 के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, इसमें बैक बॉन्डिंग होने की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसे दिखाते हैं हम लोग डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो यही रीजन है। और ये बैक बॉन्डिंग होती है क्या, पी पाई इंट्रैक्शन की वजह से। तो ये डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर जमता हुआ दिख रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ N2O4 कैप्टोन N2O4 से क्या बना होगा, पक्की बात है 2NO2 बना होगा। क्लियर। इस केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर अंडर 1 atm प्रेशर, टाइम 0 पे इसने दिया है
1 मोल इसका इसका 0 मोल होगा, टी टाइम पे इसने बोला 20% बाय मोल इसमें से रिएक्ट कर गया, तो 1 में से 0.20 घटा दो, और यहाँ पर ट्वाइस हुआ तो यहाँ पर 0.40 बना दो, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0.20 घटा दिया तो कितना बच गया बेटा, ये 0.8 बच गया, और ये 0.4 है। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया यहाँ पर, टोटल प्रेशर मैं निकालूं तो ये आ गया 1.2 ATM। अब क्योंकि इसने वॉल्यूम यहाँ पे दे नहीं रखी, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, तो देखो अब इसका ऐसे लिख सकता हूँ ना, P1 इक्वल टू NR T N1 T1, R तो गैस कांस्टेंट है अपॉन V वॉल्यूम कांस्टेंट है, P2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, N2 R T2 अपॉन V, दोनों को डिवाइड करूंगा P2 बाई P1, V से भी कट जाएगा, तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला बनता है अपना P2 बाई P1 इक्वल टू N2 T2 अपॉन N1 T1, R से R भी कट जाएगा, तो बस ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, P2 अपन को निकालना है, P1 कितना है 1 ATM है, तो P2 अपॉन 1 इक्वल टू N2 कितना है बेटा, N2 अपने को यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 0.8 मोल है ना, 0.8 मोल, इसने कहा ना 20% जो है बाय मोल N2O4 का 20% बाय मोल, तो ये 0.2 हो गया, इनटू टेम्परेचर कितना हो गया दूसरा 600, ठीक है। N1 कितना, N1 1 दे रखा है 300, तो ये 2 पे हो गया, कितना आ गया यहाँ से P2, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, अरे टोटल प्रेशर यहाँ पे N टोटल आएगा ना, सॉरी यहाँ पर N टोटल, ये यहाँ पर बेटा 1.2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐड करने थे ना, मोल ऐड करने थे, 1.2 हो गया ना, तो 1.2 इंटू 12, तो ये 2.4 आ गया, 2.4 ATM, तो ये 2.4 ATM यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया मेरा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स of 0.5 molar H2SO4 are needed to dissolve copper carbonate, तो CuCO3 प्लस का H2SO4, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा CuSO4 प्लस का CO2 प्लस का H2O, बैलेंस कर लेते पहले, तो कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 4 और 3 7 है, ऑक्सीजन 4 2 6 और 1 7 है, बैलेंस है बेटा। अब इसने बोला 0.5 मोलर H2SO नीड टू डिसॉल्व 0.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट, ओके, तो ये आ गया कॉपर कार्बोनेट 0.5 ग्राम, तो इसके मोल निकाल लूंगा मैं CuCO3 के, तो मोल कैसे निकाल लूंगा, गिवन मास 0.5 है, मोलर मास कितना होता है, कॉपर का होता है 63.5, ठीक है, CO3 कार्बन का फिर कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 3 का 48, तो ये यहाँ से कितना आ गया देखो 5, ठीक है, 8 और 2 10, 3 13, और उसके बाद 7 और 1 8, 4 12, 123.5 आ गया बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोल आ जाएगी। अब मेरे को मिलीलीटर निकालना है, मतलब मेरे को पहले क्या निकालने पड़ेगी, मिलीलीटर मेरे को निकालना है, तो मेरे को मिली मोल निकालने पड़ेंगे ना, तो ये मोल आ गए इससे। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिली मोल निकालूंगा, इंटू क्या कर दूंगा 10⁻³ बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे मेरे ये मिली मोल, अब जितने मिली मोल इसके उतने मिली मोल इसके हो गए, H2SO4 के मिली मोल मैंने मान लिए x, तो H2SO4 के मिली मोल कितने हो गए, मिली मोल ऑफ H2SO4, ये भी x हो गए बेटा। अब मेरे को मिली लीटर निकालना है, तो बस मैं सीधा क्या निकाल लूंगा, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोलैरिटी इसने कितनी दी है 5.5, अब मिली लीटर निकालना है तो इंटू का 1000 भी करूंगा बेटा, तो मोल तो यहाँ पर ये x आ गए, वॉल्यूम मेरे को भी है इंटू का 1000, बस आपको क्या करना है, ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्लियर। अगला दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ प्योर लिक्विड A वाज डिसॉल्व्ड इन
1000 ग्राम ऑफ लिक्विड भी जिसका मोल द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी इतना कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट लॉ लगाते हैं पी एस इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस का पी नोट बी काई बी। ठीक है, तो पी एस इसने दे दिया 475 बेटा, पी नोट ए तो मुझे निकालना है, सॉरी मुझे पी ए निकालना है, ठीक है ना, मुझे पी ए निकालना है, पी नोट ए मुझे दे नहीं रखा इसने, तो पहले तो पी नोट ए निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। अब काई ए जो है वो कैसे आएगा, काई ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ए प्लस बी, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए का कितना है 100 अपॉन 140, 100 अपॉन 140 मतलब हो गया ये 10 अपॉन 14 मतलब 5 अपॉन 7, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया 5 अपॉन 7 प्लस का अगला गया 1000 अपॉन 180 वाला 100 अपॉन 18, ठीक है। ऐसे ही फिर पी नोट भी कितना दिया हुआ इसने, पी नोट भी इसने दे दिया 500 इंटू का ऐसे ये 100 अपॉन 18 अपॉन 100 अपॉन 18 प्लस का 5 अपॉन 7। तो यहाँ से क्या कर लोगे बेटा, पी नोट ए आ जाएगा आपका। अब पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए काई ए, तो पी नोट ए निकल गया, काई ए से मल्टीप्लाई करोगे पी ए आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर कैन बी ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो बेटा इसमें स्टीरियो आइसोमर देखे तो दो दिख रहे हैं मेरे को, ये रहा डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर दो है, तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो 2 की पावर n, क्योंकि n इवन है तो यहाँ पर कितना हो गया 4, n 2 है तो 4 इसका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम 25% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl एंड 150 ग्राम ऑफ 40, ठीक है। तो पहले टोटल वेट निकालोगे, मुझे परसेंटेज निकालना है। तो टोटल वेट कितना हो गया बेटा 300 प्लस 150, तो ये हो गया 450। अब निकालो, अब कितना है वेट 300% बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मिक्सिंग बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। अब निकालो W1 कितना हो गया 300 इन 300 का 25% मतलब 25/100, तो ये हो गया 75 ग्राम। W2 कितना हो गया बेटा 150 का 40% इसने बोला, तो ये हो गया 15 चौका 60 ग्राम। अब क्या निकालना है मेरे को, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज बाय वेट, जो कि क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट। तो कितना हो गया, दोनों सोल्यूट है 60 प्लस 75 कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 135, 135 अपॉन 450 इंटू का 100। तो यहाँ से बस ये हो गया 5 9 द 45, 5 2 द 10, 9 1 द 9, 10 11 12 13, 9 5 द 45, तो 30 आ गया ये बेटा, 30% आ गया। आंसर कितना आ गया इसका 30%, 30% निकलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपने पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 250 ml, ठीक है। अभी वॉल्यूम दे दिया अपने को 250 में, वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर कैथोड। अब कॉपर कैथोड है, ठीक है, कॉपर रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास्ड फॉर 16 मिनट, ओके। It was found that after electrolysis, the absorbance of the solution was reduced to 50% of its original value. Concentration of copper sulfate in the solution to begin with x into 10 की पावर, अच्छा ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी। तो सबसे पहले क्या करें अपन, अपने निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फेराडे, क्योंकि नंबर ऑफ फेराडे जितना होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, आई इंटू टी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई इंटू टी अपॉन 96500। तो आई कितना करंट 2 मिली एम्पियर है, तो इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया, इंटू टाइम कितना होगा 16 इंटू का 60 अपॉन 96500।
तो यहाँ से कितना आ गया गाइस, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ से आप निकाल लेंगे, देख ही लेते कितना आ गया आंसर, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते। 16 इंटू 12 192, तो ये आ गया 192 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 9650, डिवाइडेड बाय 9650, ये आ गया 0.0198, 0.0198 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ 1.98 को अप्रोक्सीमेट 1.98 इंटू 10 की पावर -5, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया। तो इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल्स ऑफ कॉपर जो कि एब्जॉर्ब हुए थे, तो उसने बोला 50% एब्जॉर्ब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू का 2 इंटू 10 की पावर -5, तो कितना आ गया ये बेटा, 1.98 है ना, 1.98, तो ये कितना आ गया, 2 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, ठीक है, इसको 2 लिख लिया, तो ये हो गया 10 की पावर -5 हो गया। अब 10 की पावर -5 हो गया, ये इसके आगे मोल्स। अब मेरे को क्या निकालनी, कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल कितना है 10 की पावर -5 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 250, लीटर में करना है, लीटर में करेंगे अगर हम लोग, इनटू का क्या आएगा 1000 भी आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 25 चौका 100, तो 4 इंटू 10 की पावर -5, क्लियर, 4 इंटू 10 की पावर -5। अब इनिशियली था तो ये तो 50% रिड्यूस पे आया, देखो बेटा ये कॉपर +2 कितने पे आया 50% रिड्यूस पे, ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5। अब इसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सॉल्यूशन टू बिगिन विद अस, तो बिगिन में क्या था बेटा, कॉपर +2 100% होगा स्टार्टिंग में, तो क्योंकि 50% आने पे ये आया, ठीक है कंसंट्रेशन, तो स्टार्टिंग में इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे बेटा, तो 8 इंटू 10 की पावर -5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए, तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो यही ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया। तो ओवरऑल पेपर सिंपल था बेटा बहुत, ठीक है, 90 टू 95 नंबर के आसपास आपके इसमें आ जाने चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल पेपर था ये। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी